हम लोग वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दोनों क्षेत्र स्रोत से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात दोनों स्रोत वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, क्योंकि दोनों में अपान r स्क्वायर होता है। सेकंड पॉइंट, दोनों क्षेत्रों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात किसी बिंदु पर अगर कई स्रोतों के कारण वैद्युत क्षेत्र देखना हो तो उनके सदिश योग के बराबर होता है। वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड डॉट डॉट। इसी तरह से अगर कई अल्पांश लिए जाएं, उनके कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो उन अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा, यानी वेक्टर बी बराबर। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब थर्ड पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र का स्रोत अर्थात वैद्युत आवेश Q जो होता है, Q से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक स्थिर बिंदु आवेश से या गतिमान आवेश से भी वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है। तो यह सदिश राशि है। ये जो वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है वह अदिश राशि है, Q अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत अर्थात धारा अवयव जो आइडियल लिया जाता है वो सदिश राशि माना जाता है। तो इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है और आइडियल जो है वो धारा अवयव कहलाता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है वो सदिश स्रोत है और वैद्युत क्षेत्र का स्रोत अदिश स्रोत है। फोर्थ पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र स्रोत से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है और चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि धारा अवयव और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा आर के दोनों के तल के लंबवत होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। वैद्युत क्षेत्र कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो बायो-सावर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं कोण थीटा पर निर्भर करता है। और अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो dv बराबर 0 हो जाता है, अर्थात धारा की दिशा में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो जो बायो-सावर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र बताया था उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यदि दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां उस बिंदु P की ओर इशारा करें या P की ओर हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली पर बाहर की ओर खींचा गया लंब या हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होती है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कोई पॉइंट P यहाँ पर है और हम दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे उंगलियों को P की ओर कर लें और ये जो अंगूठा है वो अगर धारा की दिशा में ऊपर की ओर है तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा ऊपर की ओर होगी। या हथेली पर अगर हम यहाँ पर लंब खड़ा करें, यूं ऊपर को लंब बनेगा, तो P पर जो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस P पॉइंट पर वो कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगर यहीं पर धारा नीचे की होती तो हम हाथ यूं करते तो धारा तो ये जो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा नीचे की ओर हो जाती, तो इसी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर हो जाती। तो इस प्रकार दाहिने हाथ की हथेली से हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। अब आते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो यदि दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस ओर अंगूठा घूमता है या अंगुलियां घूमती हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, अर्थात जिधर को अंगूठा घूमेगा वहाँ से चुंबकीय बल रेखा अंदर को जाएगी और जहाँ अंगुलियाँ जिधर को घूम अंगुलियाँ ऊपर को आएंगी तो चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर की ओर हो जाएंगी। अर्थात हम जैसे अब ये मान लीजिए ये पेचकस पकड़ के और इसको स्क्रू को यूं टाइट करें किसी पेचकस से, ये मैंने बनाया है थोड़ा कम अच्छा बन पाया है। तो ये है आई की दिशा और ये पेंच है, पेंच की नोक। तो अब इसको हम इस प्रकार घुमाएं, पेचकस ये है, पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि ये जो इसकी नोक है पेच की वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा इस तरह से घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ पर इस तरह से बल रेखाएं बनेंगी। यदि P पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा और P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो इस तरह से अगर यूँ समझ लीजिए कि धारा की दिशा से अगर दाहिनी ओर पॉइंट है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होता है, अगर बाईं ओर पॉइंट है तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होता है। अगर यही धारा की दिशा उलट दी जाए तो उल्टा हो जाएगा। अगर धारा की दिशा उलट दी जाए तो उसके दाहिनी ओर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी और ये नीचे की ओर हो जाएगी। तो ये दोनों नियम हैं इनको। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लोग इस तरह से सीखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आराम से ज्ञात करने की। तो हाथ और दक्षिणावर्त पेंच की जरूरत नहीं है, हम धारा अवयव पर
गौर करेंगे। धारा अवयव की डायरेक्शन को हम लोग धारा की दिशा में लेते हैं, तो ये धारा अवयव की डायरेक्शन है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P इधर है यहाँ पर, तो अगर हम धारा अवयव की डायरेक्शन से P की ओर दक्षिणावर्त आते हैं क्लॉकवाइज, तो समझ लीजिए कि उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर रहेगा। मतलब इसके आइडियल और आर के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। और अगर हम इधर की ओर इस धारा अवयव की दिशा से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, वामावर्त दिशा में जाते हैं, वहाँ पर कोई पॉइंट है, तो फिर वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अब यहीं पर तो ये दोनों याद रखना, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अगर दक्षिणावर्त चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, वामावर्त चलेंगे तो कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। अब मान लीजिए धारा की दिशा उलट जाए, तो धारा की दिशा अगर उलट जाएगी तो आइडियल यहाँ से होगा। अब आइडियल का अगर यहाँ पर पॉइंट कोई लेंगे तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे वामावर्त, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर हो जाएगा। और इस तरफ अगर इधर को चलेंगे तो ये दक्षिणावर्त का आ जाएगा, क्लॉकवाइज का आ जाएगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि दक्षिणावर्त जा रहे हैं आप धारा अवयव से P की ओर की वामावर्त जा रहे हैं। अगर दक्षिणावर्त जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा, वामावर्त जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो यही आपको ध्यान देना है कि आइडियल की दिशा से हम किधर को जा रहे हैं, उस पॉइंट की ओर जाने पर वामावर्त रोटेट कर रहे हैं या दक्षिणावर्त रोटेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना है आपको।